हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि एयरफोर्स और नेवी की जो वैकेंसी है वो रिलीज़ हो चुकी है और साथ ही जो है आपके इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम जुलाई के अंदर होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके पास में जो है यहाँ पर 30 से 35 दिनों का समय बचता है, जिसमें कि आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर हमें कवर करना है। तो हम जो है यहाँ पर स्टैटिक जीके और जीएस में जो है सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और साथ ही जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो जाते हैं, जिनके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं, उनके ऊपर फोकस करेंगे। तो वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, यानी कि जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत आई थी उनमें से सबसे पहले जो है भारत कौन आए थे। ऑप्शंस दिए गए हैं ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली। तो मैं आपको बता दूं कि भारत आने वाले जो पहले यूरोपीय थे वो पुर्तगाली थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। आपको याद होगा वास्को डी गामा जो कि समुद्री मार्ग से जो है भारत आया था। ठीक है, और अगर इनका क्रम आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर हो जाएगा पुर्तगाली, डच और उसके बाद में होगा अंग्रेज। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कि इनमें से कौन से युग की एक सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शंस हैं रजत, टिन, स्वर्ण या फिर कांस्य। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपके इंडियन नेवी एमआर एग्जाम में भी आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, और इस सभ्यता के मतलब की जानकारी जो है वो सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने दी थी 1826 में। ठीक है, और इस सभ्यता का जो मतलब महत्वपूर्ण स्थल था या फिर जो हम प्रमुख स्थल बोल सकते हैं हड़प्पा, इसकी खोज जो है 1921 में जो है दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इतने पॉइंट्स जो है आप लोग इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है कि भारत के संविधान का जो भाग 8 है ये इनमें से किससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शंस हैं राज्य, नगर पालिकाएं, केंद्र शासित प्रदेश या फिर पंचायत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनियन टेरिटरीज। देखिए, केंद्र शासित क्षेत्र का जो उल्लेख है ना, ये आपके भारतीय संविधान के भाग 8 के अंतर्गत जो है जो आपके आर्टिकल यानी कि जो अनुच्छेद हैं उनमें 239 से लेकर के 242 तक जो है किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि जो आपकी संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समिति थी, प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, इसका गठन कब किया गया था। तो याद रखिएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि जो प्रारूप समिति थी, इसका गठन जो है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया था। ठीक है, और अध्यक्ष को छोड़ करके जो है इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 6 थी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये यहाँ पर स्पेशली सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि भारतीय मानक समय की गणना जो है इनमें से कौन से स्थान के आधार पर की जाती है। ठीक है, ऑप्शंस हैं हमीरपुर, रामपुर, मिर्ज़ापुर या फिर संबलपुर। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ापुर। भारत का जो मानक समय है ना, ये आपके इलाहाबाद यानी कि वर्तमान में प्रयागराज, ठीक है, उसके पास में जो है एक नैनी नाम का जगह है। ठीक है, जो कि आपके मिर्ज़ापुर के आसपास पड़ती है। ठीक है, वहाँ से गुजरता है और ये जो है ना आपके 82.5 डिग्री देशांतर पर अवस्थित है। ठीक है, एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कि भारतीय मानक समय जो यामोत्तर है ना, ये आपके यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, तो स्टेट्स का नाम आप लोग जो है याद रख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि 1857 के विद्रोह को जो है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा जो है इनमें से किसने दी थी। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे। इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वी डी सावरकर, जिन्होंने जो है
1857 के विद्रोह को जो है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो है संज्ञा दी थी। और 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो एग्जैक्ट डेट आप याद रखेंगे 23 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट जो कि मंगल पांडे के द्वारा जो है आपके 1857 का विद्रोह शुरू किया गया था। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था। ठीक है, तो देखिए कि ऑप्शंस हैं खिलजी राजवंश, गुलाम राजवंश, लोदी राजवंश या फिर तुगलक। तो भारत पर शासन करने वाला जो पहला मुस्लिम राजवंश था वो गुलाम वंश था। ठीक है, और गुलाम वंश में इसका संस्थापक कौन था, तो याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और इस वंश की जो सत्ता थी वो दिल्ली पर आपके लगभग 1206 से लेकर के 1290 तक शायद थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलाम राजवंश। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है वो यूनेस्को की जो है अमूर्त विरासत सूची में शामिल है। तो यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल होने वाला नृत्य, ऑप्शंस हैं झूमर, दलखई, छऊ या फिर फुगड़ी। तो यहाँ पर जो है इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छऊ। अब छऊ कहाँ का है और क्या है इसके बारे में जानकारी, तो सुनिएगा कि छऊ जो कि आपके एक लोक नृत्य नाटिका है जो कि बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में मतलब कि प्रचलित है। ठीक है, और इन राज्यों में ये जो नृत्य है ना, ये वार्षिक जो सूर्य पूजा होती है उसके अवसर पर किया जाता है। ठीक है, और छऊ लोक नृत्य को जो है यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि वल्लम काली बोट रेस जो है वो किस राज्य में आयोजित की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसके बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा कि केरल का एक पारंपरिक त्यौहार है ये बोट रेस। ठीक है, और ये रेस जो है ये यहाँ की एक मतलब आप बोल सकते हो कि पारंपरिक रस्म है। ठीक है, और पंबा नदी में होने वाला ये जो है मतलब कि हर साल होता है, और ओणम त्यौहार का जो है ये एक भाग है। ठीक है, जो कि आपके केरल में होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल, और ओणम के पर्व पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है कि निम्नलिखित में से किसको जो है किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में जो है परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता हो। बस एक लाइन देख लीजिए यहाँ पर कि जो स्वतंत्र रूप से जो है अस्तित्व में रह सकता हो। तो आपको पता है कि अणु जो होता है वो पदार्थ का वो छोटा से छोटा कण होता है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये जो है आपके केमिकल रिएक्शंस जो होती है यानी कि रासायनिक प्रतिक्रियाएं उनके अंदर भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉलिक्यूल यानी कि अणु। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ जो है उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा बिहार इन सभी राज्यों की जो है सीमाएं लगती है। तो आपको पता ही है कि ऐसा जो है एक ही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। ठीक है, नेपाल की जो सीमा है ना ये चीन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने जो है किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया था। ये क्वेश्चन आपके इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप एग्जाम में आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नेवी MR एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, तो बिहार की राजधानी जो पटना है उसके आसपास में 100 या 125 किलोमीटर के आसपास जो है बोध गया। ठीक है, एक जगह है बोध गया नाम की, उसमें एक बोधि वृक्ष के नीचे जो है तपस्या करते हुए भगवान गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बोध गया में। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको गिवन है कि निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि जो है वो कविराज की थी। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कनिष्क। तो समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का चौथा शासक था। ठीक है, और जो कि काफ़ी पराक्रमी और एक प्रतापी राजा था। ठीक है, और समुद्रगुप्त को आपको पता होगा कि भारतीय इतिहास में जो है भारत का नेपोलियन भी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर भी होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त, जिसको कि कविराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि पाकिस्तान शब्द का जो जन्मदाता था वो कौन था। ठीक है, तो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता जो है वो आपके चौधरी रहमत अली को माना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी।
अगला सवाल, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है कि इनमें से कौन जो है वो कैबिनेट मिशन के अंदर नहीं था, यानी कि इनमें से जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि 1946 में जो है, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था एटली, ठीक है, उसने भारत में जो है एक 3 सदस्यों की मतलब कि एक कमेटी बना करके जो है कैबिनेट मिशन उसको नाम दिया और उसको भारत भेजा, ठीक है, जिसमें कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर, ठीक है, ये 3 प्रमुख सदस्य थे, ठीक है। और इस मिशन का जो उद्देश्य था ना, वो भारत में मतलब सत्ता हस्तांतरण के लिए जो है उपायों और संभावनाओं को तलाशना वगैरह था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जॉन साइमन, जो कि कैबिनेट मिशन में नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो बक्सर के युद्ध में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? तो देखिए, अंग्रेजों और मीर कासिम, ठीक है, अवध का जो नवाब था सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय था, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है अंग्रेज जीत गए थे, यानी कि अंग्रेज जो है इस युद्ध में विजय हुए थे। और इस युद्ध के समय जो अंग्रेजों का सेनापति था ना, वो हेक्टर मुनरो था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर मुनरो, ठीक है। अगला सवाल जो कि आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जो है वो लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस हैं लोहा, स्टील, तांबा या फिर कोबाल्ट। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, तांबा, यानी कि कॉपर। कॉपर एक ऐसा पदार्थ है जो कि लौह चुंबकीय पदार्थों की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि इसकी जो परमिएबिलिटी जो होती है ना, वो 1 से कम होती है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये परमिएबिलिटी क्या होती है? तो ये मतलब कि किसी भी पदार्थ का वो गुण होता है जो कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने की माप को बताता हो, ठीक है। अगला सवाल जो कि दिया गया है कि यदि 2 लेंसों की शक्ति जो है वो D1 और D2 हो और वो जो है एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हो, तो युग्म की शक्ति इनमें से क्या होगी, ठीक है। तो बस इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है P = D1 + D2, ठीक है। क्या होता है? P = D1 + D2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, D1 + D2। अगला सवाल जो कि आपको दिया गया है कि कौन सी गैस जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वोच्च सांद्रता में मौजूद है, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं हाइड्रोकार्बन, ओजोन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल का जो लगभग 78% भाग है ना, उसमें कि नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है। और नाइट्रोजन कैसी गैस है? तो याद रखिएगा, ये रंगहीन, गंधहीन और खाद्यहीन सर्वोच्च सांद्रता वाली एक अक्रिय गैस है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल जो कि आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्रीन हाउस के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता नहीं है? ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर मीथेन गैस। तो यहाँ पर जो है इनमें से कौन सा जो है वो ग्रीन हाउस में एक योगदानकर्ता नहीं है? तो अगर यहाँ देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ग्रीन हाउस में देखा जाए ना तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन गैस जो है ये मेनली आती है, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस में नहीं आएगा। अगला सवाल जो कि आपको दिया गया है कि समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बहुत बार करवा रखा है। तो नॉटिकल मील जो कि समुद्री दूरी को मापने की इकाई होती है, जो कि नौ संचालकों के द्वारा जो है यूज़ में ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉटिकल मील। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि पायरिया जो कि एक बीमारी है, ये इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं नाक की, हृदय की, फेफड़े से या फिर मसूड़ों से। तो पायरिया जो कि एक मसूड़ों से संबंधित एक बीमारी होती है, जो कि मतलब बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये जो हमारे दांत होते हैं और मसूड़े जो होते हैं इनको प्रभावित करता है, यानी कि इनको जो है डायरेक्ट इफेक्ट करता है, ठीक है। और मुंह और दांत को जो है अच्छे से साफ ना रखने की वजह से जो है ये हो जाती है, और इसके कारण जो है मुंह से लगातार दुर्गंध वगैरह आती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गम्स, यानी कि मसूड़ों से संबंधित बीमारी है पायरिया। अगला सवाल जो कि आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा रोग जो है वो हवा के द्वारा फैलता है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं जुकाम, निमोनिया, तपेदिक या फिर ये सभी।
तो यहाँ पर जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, जुकाम, निमोनिया, तपेदिक में जो है सभी रोग मतलब वायु के द्वारा संचरित होते हैं, और ये रोग जो है ना मुख्य रूप से जो हमारे लंग्स होते हैं यानी कि फेफड़े, इनके ऊपर जो है डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं, यानी कि फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला सवाल जो कि आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जो है एक विस्फोटक है। ठीक है, ये एज इट इज़ क्वेश्चन जो है आपके कोस्ट गार्ड का एक नाविक डीबी एग्जाम होता है उसमें आया हुआ है। तो ऑप्शंस हैं डीडीटी, ऑक्सीजन, टीएनटी या फिर एमआरआई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए कि कौन सा विस्फोटक होगा यानी कि एक्सप्लोजिव, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीएनटी। ठीक है, टीएनटी जो है ना ये एक प्रसिद्ध और उपयोगी विस्फोटक सामग्री है। ठीक है, जिसका प्रयोग जो है वो औद्योगिक क्षेत्र और सैन्य उपयोग में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन है कि किसी धारित्र की धारिता की जो व्यावहारिक इकाई होती है वो क्या होती है, यानी कि द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज। ऑप्शंस हैं कूलाम, गाउस, हेनरी या फिर फेरेड। तो किसी धारित्र की धारिता को जो है वो फेरेड के अंदर मापा जाता है। ठीक है, जो कि मतलब ये बताती है कि मतलब कितना विद्युत आवेश जो है कोई धारित्र धारण कर सकता हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेरेड। तो अब दोस्तों एक क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे हर क्वेश्चन सेट्स में जो है एक क्वेश्चन फॉर यू सीरीज का क्वेश्चन होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महासागरों में से सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों को वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आपके लिए ऑप्शंस हैं हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो जो भी इसका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो की जो पीडीएफ है ये आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और आपकी जो बाकी की क्लासेस है रीजनिंग वगैरह की, वो भी आपकी कल से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।